चेंज हो जाए, ठीक है, अचानक से होम प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देने लगे। जैसे आपने अभी कोविड के पीरियड में देखा कि जैसे ही आत्मनिर्भर भारत की हमने बात करनी शुरू करी, तो आत्मनिर्भर भारत में हमने क्या देखा कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, ज़्यादा हम उसको एनकरेज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इनका जो हमारा आत्मनिर्भर भारत था, उसमें हम क्या कह रहे थे कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँगे। तो लोगों ने क्या किया, स्विच करना शुरू किया, या तरीके की अपील थी गवर्नमेंट की कि आप अपने होम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा स्विच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग को क्या करिए, मोटिवेट करिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी-कभार इकोनॉमी में, या फिर लोगों का टेस्ट एकदम से चेंज होता है अपने होम प्रोडक्ट को लेकर। तो अगर हम मानते हैं कि अगर कोई कंट्री है, जिसमें कि हमारा ये डायग्राम है, कि कंट्री ए का अगर चेंज हो जाता है टेस्ट अपने होम प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, ये आपका कंट्री बी का ऑफर कर्व, ये कंट्री ए का ऑफर कर्व। डायग्राम आपका हर एक में सेम बनेगा, हर एक पॉइंट में सेम डायग्राम है, बट एक्सप्लेनेशन आपका चेंज होगा, क्योंकि वो आपका हर एक पॉइंट के हिसाब से आप उसको वैरी करेंगे। ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, जहां पर दोनों ऑफर कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वो आपका T0 टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, क्लोथ्स को, जो कि ए का एक्सपोर्टेबल आइटम है, वाई एक्सिस स्टील को, जो कि बी का आपका एक्सपोर्टेबल आइटम है। सेम वही डायग्राम है जो हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस करते थे। तो अगर मैं कह रही हूँ कंट्री ए अपने होम प्रोडक्ट को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है अपने घरेलू उत्पादों के उसकी मांग को लेकर, तो कंट्री ए में फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी या ज्यादा? अगर कंट्री ए में होम प्रोडक्ट को इंकरेजमेंट मिल रहा है, तो फॉरेन प्रोडक्ट की मांग ज्यादा होगी या कम? पहले से कम हो जाएगी। अब वहां पे लेस देखेंगे आप, वहां पर कि लेस डिमांड को दिखा रहा है। तो जब आपकी डिमांड पहले से कम हो जाएगी कंट्री ए में, तो जो डिमांड कर्व है, जो ऑफर कर्व है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड? दाईं तरफ खिसकेगा या फिर बाईं तरफ? जी। जब भी डिमांड आपकी शिफ्ट होती है, तो क्या होता है कि जब डिमांड कम होती है, हमेशा लेफ्ट साइड मूव करेगी, डिमांड ज्यादा होगी तो आपका जो कर्व होगा वो राइट साइड मूव करेगा। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट आया है कंट्री ए के होम डिमांड में, तो यहाँ पे जो फॉरेन प्रोडक्ट के लिए मांग कर्व होगा वो क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नया कर्व क्या मिलेगा आपको, ओ ए डैश। और बी में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो पुराना ऑफर कर्व बी का वही है, ओ बी, और कंट्री ए का नया ऑफर कर्व ओ ए डैश। तो अब जब आप इसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन खींचेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन किधर शिफ्ट हो गई है, अभी T1 हो गई। जो पहले T0 थी, अब ये T1 हो गई। नया पॉइंट हमको क्या मिल गया इंटरसेक्शन का, ये वाला, मान लीजिए पॉइंट ई था, ये आपका पॉइंट एफ पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, ये किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट है? नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन किसके लिए फेवरेबल है, ए या बी? जिससे जितनी दूर होगी उसके लिए उतनी फेवरेबल है। तो ये आपका डिस्टेंस है ए से, और ये डिस्टेंस है बी से। तो मतलब हमें क्या दिख रहा है कि कंट्री ए के लिए फेवरेबल होगी। क्यों कंट्री ए के लिए फेवरेबल होगी? अगर आप लॉजिक पे भी जाइए, तो आप क्या देख रहे हैं कि उस कंट्री में, कंट्री ए में, कंट्री बी के प्रोडक्ट की मांग कम हो गई है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि कंट्री ए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा। तो ये आपका इम्पैक्ट है किसका, जब आप दिखाते हैं चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि अगर किसी देश में रुचि बदलती है या उसकी प्रेफरेंस या वरीयता में अंतर आता है, तो उसका इम्पैक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड पे भी पड़ेगा, और उसको आपको इस डायग्राम के थ्रू प्रूव करना होगा। इसका रिवर्स कंडीशन भी आप दिखा सकते हैं कि बी में होगा तो क्या होगा, बट उतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वैसे ही आपके पास वर्ड लिमिट बहुत कम हो जाती है, और अगर ऑफलाइन होता है तो भी आपका इतना सफिशियंट है कि आप हर एक एक केस का एक एक केस लेकर, एक एक कंडीशन लेकर विद डायग्राम उसे एक्सप्लेन कर लीजिए। दो केसेस में जाएंगे अगर आप बार बार रिवर्स करोगे तो आप भी कंफ्यूज होगे। तो कोई एक केस लेकर चलो, और उसमें एकदम अच्छे से सॉलिड आप अपनी पकड़ रखिए, ताकि आप वाइवा में भी उसको डिफेंड कर पाओ। दो केसेस लेके चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिएगा, बस अगर आपने ए का दिखा रहे हैं तो ए को ही दिखा के उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए।
क्लियर है डायग्राम? फोर्थ पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री में किसकी कौन से फैक्टर का ज्यादा इंडाउमेंट है, कौन से फैक्टर की अबंडेंस है। तो अगर किसी कंट्री में फैक्टर में चेंजेस आते हैं, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है जिसको हम लेबर से कह रहे हैं, अगर लेबर में चेंज आ रहा है, या फिर कैपिटल में चेंज आ रहा है। तो अगर चेंजेस किस में आ जाए, फैक्टर्स में आने शुरू हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। लास्ट वाले डायग्राम में आपने क्या देखा था, टेस्ट और प्रेफरेंस में अंतर देखा था कि लोगों की रुचियों में, लोगों की प्रेफरेंसेस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे इम्पैक्टेड हो रही है। और यहाँ आप देख रहे हो कि अगर फैक्टर्स में मतलब लेबर एंड कैपिटल में से किसी में अंतर आ रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे आपकी अफेक्ट होगी। ठीक, एक मिनट। नोट्स कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा शोभा। आप लोगों ने, जो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रही हूँ, इसको अगर आप लोग बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मोस्टली मैं आपको समझाने वाले लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। तो जो आपने क्लास में समझा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप उसी दिन नोट्स को उठा के पढ़ो जो आपकी बुक में दिया हुआ है कंटेंट। उन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ आप बुक्स के हिसाब से जाएंगे तो उसमें आपको उतना एक्सप्लेनेशन शायद ना मिल पाए उतना बेटर, और इधर उधर की चीजें डेफिनेशंस वगैरह ज्यादा होंगी। बट आपको जो आंसर राइटिंग करनी है उसमें आपको एक्सप्लेन ढंग से करना है, क्योंकि इंटरनेशनल का पेपर है और डायग्राम्स उसमें बहुत सारे हैं। तो आप मेन कंटेंट, किसी भी चीज की डेफिनेशन जो है, जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है, उसको थोड़ा कम से कम करके अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो थोड़ा आप बुक से और जो क्लास नोट्स है उसको मिक्स करके पढ़ना शुरू करिए, और सब एक नोट्स बनाइए, तो आपके प्रॉपर नोट्स बनेंगे। और अगर आप कॉलेज आएंगे, या अगर आप सॉफ्ट कॉपी भी भेजना चाहें तो आप आके दिखा सकते हैं मुझको, तो मैं उसमें देख के आपको बता दूंगी कहाँ पे गलतियां हैं और कहाँ पे करेक्शंस हो सकते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करिए, मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप लोग दिखाएंगे तो मैं आपको करेक्शंस बता दूंगी उसमें। ठीक है शोभा? रेसिप्रोकल डिमांड समझ में नहीं आया क्या लिखना है, आप मिल की थ्योरी पढ़ना तो शुरू करिए उसमें बुक से, आपको अपने आप क्लियर होगा। रेसिप्रोकल डिमांड लिखने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा रिकार्डियन थ्योरी का, तो वहां से स्टार्टिंग करिएगा और फिर आप रेसिप्रोकल डिमांड पे आइए। तो ये जो हमारा पॉइंट है फैक्टर एंडाउमेंट का, तो हम कह रहे हैं जब चेंजेस आएंगे किसी भी एक फैक्टर में, तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड में, उसको एक्सेस करने के लिए हम देखते हैं वाला डायग्राम। तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कंट्री ए, जिसको हम कह रहे हैं कि वहां पर क्लोथ्स का स्पेशलाइजेशन है, कंट्री ए क्लोथ्स को एक्सपोर्ट्स कर रही है, ठीक है, और कंट्री बी का स्पेशलाइजेशन किसमें है, स्टील में। तो कंट्री ए आपकी क्या हुई, लेबर इंटेंसिव कंट्री या फिर कैपिटल इंटेंसिव कंट्री? ए और बी में लेबर इंटेंसिव कंट्री कौन सी है? श्रम बाहुल्य देश कौन सा होगा एनपी में? ए। ठीक। अगर हम ये मान रहे हैं कि कंट्री ए में
मान लीजिए लेबर सप्लाई इंक्रीज होती है, लेबर सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब वहां पे पॉपुलेशन एनहांस हो रही है, या फिर अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें, लेबर सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पे कितने लेबर्स काम करने को तैयार हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ लेबर्स है काम करने को रेडी है दी हुई वेज रेट पर ज्यादा से ज्यादा लेबर अगर रेडी है तो हम कह रहे हैं लेबर सप्लाई वहां पर ज्यादा है, ठीक। तो अगर वहां पर लेबर सप्लाई इंक्रीज करती है कंट्री ए में, तो क्या होगा कि क्लोथ का जो प्राइस होगा वो अचानक से ड्रॉप कर जाएगा, ठीक। क्यों ड्रॉप करेगा कि ये जो हमारा प्राइस था क्लोथ्स के, ये ड्रॉप क्यों करेगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा लेबर दी हुई वेज रेट पर काम करने को रेडी है, अगर आपके पास 50 लेबर है, पहला वाला लेबर आपसे 100 रुपए मांग रहा है किसी काम को करने के लिए, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको नहीं चूज कर रहे, आप सेकेंड वाले के पास जा रहे हो, ये भी 100 मांग रहा है, आपने इसको भी नहीं चूज किया, आप थर्ड वाले के पास जा रहे हो, ये भी 100 मांग रहा है, आपने इसको नहीं यूज किया, ऐसे करते करते आपके पास 50 लेबर है, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो 80 की वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएगा, ठीक। तो मतलब आप क्या कहते हो कि जब लेबर सप्लाई कम होती है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर आपके पास 5 ही लेबर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है पांचों के पांचों अपना आपस में क्या कर लें, कार्टेल कर लें और ये फिक्स कर लें कि वो अपनी वेज रेट को नीचे नहीं आने देंगे, बार्गेनिंग नहीं करने देंगे। लेकिन अगर आपके पास लंबी लेबर सप्लाई होती है, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास रहता है कि कोई ना कोई नीचे की वेज रेट पे काम करने को रेडी हो जाता है। तो जब आपको नीचे की वेज रेट पे काम करने के लिए कोई रेडी हो गया है, तो मतलब आप क्या कह रहे हो, ये जो कंप्लीट आपका क्लॉथ बन रहा है, इसकी जो प्राइस है, इसका जो आपका AR होगा, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, या आप डिसाइड कैसे कर रहे हो कि आप उसमें जो इनपुट्स डाल रहे हो, ठीक। तो इस क्लॉथ के पूरे बनने पे, इस क्लॉथ के मार्केट तक जाने से लेकर इसमें जितने इनपुट्स लगे हैं उन सारे को आप कैलकुलेट करके ही किसी भी चीज की प्राइस डिटरमाइन करोगे। तो मतलब अगर आज का इनपुट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, जो वेज रेट है वो क्या है, इनपुट है, क्योंकि इनपुट हम क्या कहते हैं, किसी भी कमोडिटी को कंप्लीट आउटपुट बनाने में जितनी भी चीजें लगती हैं वो सारे इनपुट्स कहलाते हैं। तो ये जो आपने मजदूर को वेज रेट दिया है, जब आपने लेबर को वो दिया है, वेज रेट दिया है, अगर पहले से कम हो गया तो इसका मतलब इनपुट का कॉस्ट कम हो गई, तो जब कॉस्ट कम होगी तो फाइनल प्राइस भी कम होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर लेबर सप्लाई बढ़ती है, लेबर सप्लाई के बढ़ने से इसका आउटपुट क्या होगा कि जो प्राइस है क्लॉथ की वो भी डिक्लाइन कर जाएगी, पहले से सस्ता हो जाएगा क्लॉथ। क्यों सस्ता हो रहा है, क्योंकि हर एक लेबर पे कॉस्ट पहले से कम आ रही है, क्योंकि हर एक जो प्रोड्यूसर है उस पे कॉस्ट कम आएगी, उसकी लागत कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो कीमत होगी वो भी नीचे आ जाएगी। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि लेबर सप्लाई बढ़ी कहाँ पर, कंट्री ए में, ठीक है। फैक्टर एंडाउमेंट में चेंज कहाँ आया, कंट्री ए में, और इसका असर क्या हुआ कि लेबर पहले से चीप हो गया, ठीक है, आपको अब सस्ता लेबर मिल रहा है, ठीक। और सस्ता लेबर मिलने की वजह से जो कमोडिटी की प्राइस है वो पहले से कम हो गई। लेकिन कंट्री बी में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया, कंट्री बी में वैसी सिचुएशन है जैसे कि पहले थी। फैक्टर एंडाउमेंट कहाँ हुआ है, कंट्री ए में। तो अब क्या हो रहा है कि पहले आपकी जो भी वेज रेट थी, जो भी एक्सचेंज रेट था, मान लीजिए आप एक्स स्टील के बदले में पहले वाई क्लोथ्स को चेंज कर रहे थे, ठीक। अब क्या हो गया है, क्लोथ्स या फिर क्लोथ्स थे सस्ते हो गए पहले से, क्योंकि लेबर सप्लाई बढ़ी थी। तो ये जो आपका एक्सचेंज था, ये अब चेंज होकर कुछ भी होगा यहाँ पर, क्योंकि लेबर सस्ता हो गया है, तो इसका मतलब एक यूनिट स्टील के बदले में ज्यादा लेबर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, वहां पे आपके ज्यादा लेबर मिलेंगे, क्योंकि लेबर आपका पहले से सस्ता हो गया। तो इसका मतलब आप कह रहे हो फॉर द सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टील मोर लेबर इज ऑफर्ड। तो जब आपका कंट्री ए में हमने देखा कि लेबर सस्ता हुआ है, ठीक, और मतलब लेबर सस्ता होने का मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पर जो प्राइस है क्लोथ की वो पहले से डिक्लाइन हुई, तो जैसे ही प्राइस आपकी कम हुई, क्लोथ्स की कीमतें कम हुई, तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, अगर प्राइस डाउन हुई तो कंट्री ए में क्लोथ्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। पहले से इंक्रीज कर जाएगी, फिर ऑफ डिमांड आपका क्या कह रहा है कि आपका इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ही आप दिखाएंगे कि आपका कंट्री बी का ऑफर कर्व है, ये कंट्री ए का ऑफर कर्व है, अर्लियर आपकी क्या है, ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन थी T0, ठीक है, पॉइंट ई पे इंटरसेक्शन हो रहा था और यहाँ पे T0 आपकी लाइन थी।
अब क्या हुआ, कंट्री ए में सस्ता लेबर हो गया, चीप लेबर होने के कारण प्राइस डिक्लाइन करी, और प्राइस डिक्लाइन करने के कारण वहां पर क्या होगा, जो डिमांड कर रहे हैं वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपका नया डिमांड का कर्व होगा ए डैश। अब जो आपकी प्राइस लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से आपकी, नहीं T1 आपको लाइन मिलेगी, और ये जो लाइन होगी ये क्या है आपकी, कंट्री ए के ज्यादा पास है और कंट्री बी से दूर है। ठीक, तो इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हैं कि कंट्री ए जहां पर फैक्टर एंडाउमेंट हुआ, जहां पर लेबर सप्लाई इंक्रीज हुई, वहां पे क्या हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में नहीं है। क्यों उसके फेवर में नहीं है, इसका लॉजिक अगर आप देखें, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि जिस कमोडिटी को वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम कंट्री ए की बात कर रहे थे, कंट्री ए में कंट्री ए क्लोथ्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, दैट इज लेबर इंटेंसिव गुड। तो जो लेबर इंटेंसिव गुड है, अगर उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, अगर उसका फैक्टर एंडाउमेंट बढ़ जाता है, तो वो सस्ता हो जाएगा। तो जिस चीज का आप निर्यात कर रहे हैं, अगर वो पहले से सस्ता हो गया है, तो उस कंट्री को नुकसान होगा। तो इसलिए आप कह रहे हो कंट्री ए के केस में, जहां पे लेबर सप्लाई इंक्रीज हुई थी, टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके अगेंस्ट हो जाएगा, उसके लिए अनफेवरेबल होगा। तो आप इस डायग्राम से इस स्टेटमेंट को, इस लॉजिक को आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि कंट्री ए के लिए क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन इसके ज्यादा पास है। क्लियर है ये पॉइंट? राकेश बताइए, कहाँ से नहीं समझ में आया? रिपीट बोल देने से सिर्फ मैम पूरा नहीं रिपीट करेंगी ना, आपको बताना पड़ेगा कहाँ से नहीं समझ में आया है। क्यों अनफेवरेबल होगा? देखिए, यहाँ फिर से इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपके क्योंकि दो पॉइंट्स आपके निकलेंगे, एक आप यहाँ से एक्सपोर्ट्स की बात भी कर सकते हैं, बट इस पे हम तब आएंगे जब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, हम यहाँ पे डिस्कशन क्या कर रहे थे कि फैक्टर एंडाउमेंट होता क्या है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि फैक्टर एंडाउमेंट क्या है, कि जो कारक की बहुलता है या फिर किस फैक्टर की डोमिनेंस है इकोनॉमी में, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमी या तो आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड होगी, लेबर इंटेंसिव होगी, या फिर आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी हुई तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। ठीक, तो हमने जो अभी तक अपने सारे एग्जाम्पल्स में माना है कि कंट्री ए क्लोथ्स को एक्सपोर्ट कर रही है, तो हमने क्या देखा है फ्रॉम द बिगनिंग की जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइजेशन करेगी, उसकी उसके पास डोमिनेंस होगी और फर्दर उसी को एक्सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कंट्री ए आपकी क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो कंट्री ए क्लोथ्स का स्पेशलाइजेशन कर रही है। तो पहली चीज हमने क्या मानी, जो हम पहले पॉइंट पे चल रहे हैं, कि इफ सपोज कि कंट्री ए में लेबर सप्लाई इंक्रीज करे। क्यों हम लेबर सप्लाई को ही इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें चेंज किस में दिखाना है, लेबर या कैपिटल में से। तो हमने कोई एक पॉइंट उठा लिया, हमने कहा कि लेबर सप्लाई इंक्रीज कर रही है कंट्री ए में। तो जब लेबर सप्लाई इंक्रीज करेगी तो ज्यादा लेबर्स अवेलेबल होंगे, तो आपके पास बार्गेनिंग की ज्यादा ऑप्शंस होंगे। तो बार्गेनिंग करते करते क्या होगा कि जो लेबर 100 रुपए में काम करने को तैयार था, आपके पास अगर 100 लेबर है, तो हो सकता है 20, 25, 50 लेबर ना माने, लेकिन एक पॉइंट के बाद लेबर्स क्या करेंगे, थोड़ी कम वेज रेट पर काम करना रेडी हो जाएंगे। तो मतलब लेबर सप्लाई के इंक्रीज होने से बार्गेनिंग पावर क्या हो जाती है, ज्यादा मजबूत हो जाती है। और उसके चक्कर में क्या होता है कि लेबर सस्ता हो जाता है, वो नीचे की वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाता है, कम मजदूरी दर पे काम करने को तैयार हो रहा है। तो ये जो हम मजदूरी दर की बात कर रहे हैं, ये जो वेज रेट है, ये क्या है, इनपुट है। क्योंकि इनपुट आप किसको कह रहे हो, कि फाइनल जो क्लोथ आप बना रहे हो, उसको बनाने के लिए जितनी चीजें उसमें लगी, वो सारे क्या हो गए, उसके इनपुट्स हो गए। ठीक है, तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि क्लॉथ को बनाने के लिए आपको थ्रेड चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा, कलर्स चाहिए होंगे, कुछ मजदूर चाहिए होंगे, कुछ मशीनें चाहिए होंगी। तो उसमें से एक इनपुट आपका क्या है, लेबर भी है। तो ये जो आपका लेबर है,
अगर आप पहले इसको 100 रुपए दे रहे थे, अब आप उसको 70 रुपए दे रहे हो, ठीक है, आपने 100 लेबर को काम पे लगा रखा है, तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपके पास जितना पहले लग रहा था, पहले आप 100 लेबर दे रहे थे, 100 रुपए दे रहे थे और आपने 100 लेबर को 70 रुपए दे रहे थे, ये आपका नई कंडीशन है। और पहले आप क्या कर रहे थे, 100 लेबर को 100 रुपए दे रहे थे, तो मतलब यहाँ से आपके उसमें चेंज आया, यहाँ से आपकी कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि अब आप हर एक लेबर को पहले से कम पैसा दे रहे हो, तो मतलब कॉस्ट आपके ऊपर पहले से कम आ रही है। तो जब कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनल आउटपुट की क्या हो रही है, आपकी प्राइस भी कम हो रही है। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि अल्टीमेटली आप क्लोथ्स को सस्ता देख रहे हो, कि क्लोथ्स आपके कम हो जा रहे हैं, क्लोथ्स का प्राइस आपका कम हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं इसमें कि आपका लेबर पहले से सस्ता हो गया है। बहुत सिंपल सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है कि लेबर पहले से चीप हो रहा है क्योंकि लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रही है। बहुत क्लियर आपका स्टेटमेंट है, ठीक। तो अब जब आपका लेबर पहले से सस्ता हो गया और जब आप इंटरनेशनली इसको डील कर रहे हो, जब दो देश आपस में आप ट्रेड करेंगे, तो पहले एक यूनिट स्टील के बदले में आप जितना भी क्लोथ ले रहे थे, अब क्लोथ आपका पहले से सस्ता हो गया है, तो मतलब आपको ज्यादा क्लोथ एक्सचेंज करने पड़ेंगे क्योंकि आपका क्लोथ जो है पहले से सस्ते हो गए। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जो भी कमोडिटी आप बाहर भेज रहे हो, अगर वो पहले से सस्ती हो गई है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, तो मतलब कमाई जिस चीज पे पहले ज्यादा हो सकती थी, ज्यादा आप फॉरेन करेंसी कमा सकते थे, फॉरेन रिजर्व आपके पास ज्यादा आ सकता था, अब पहले से कम हो जाएगा। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कंट्री ए में लेबर सप्लाई इंक्रीज हुई थी। तो हम इस चीज को कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि इसलिए कंट्री ए के लिए ये अनफेवरेबल होगा, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स पहले से सस्ते हो जाएंगे, उसके निर्यात सस्ते हो जाएंगे अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो गई कंट्री ए में। तो कंट्री ए की ही जब हम बात कर रहे हैं, तो कंट्री ए में अगर लेबर चीप हो गया है, अगर क्लोथ का प्राइस नीचे आ गया है, तो इसका मतलब वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कह रहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही डिमांड कम होगी, जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही मांग बढ़ जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि ये हमारा कंट्री ए का ऑफर कर्व है इस तरीके से, और ये आपका कंट्री बी का ऑफर कर्व। आपने कहा कंट्री ए में प्राइस कम हो गई, तो इसका मतलब कंट्री ए की जो मांग होगी वो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो पहले जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी एकदम बीच से जा रही थी, दोनों के बीच में एकदम बराबर डिस्टेंस थी, पॉइंट ई पे टी 0 था आपका, वो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका कंट्री ए के पास से जाएगी और नई आपकी पॉइंट एफ पे नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन T1 हो जाएगी। तो मतलब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन इसके ज्यादा पास होगी और इसके दूर होगी, क्योंकि कंट्री बी में हम कोई भी फैक्टर एंडाउमेंट की चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम एक ही केस लेकर चल रहे हैं कि कंट्री ए में बढ़ गया है आपका लेबर सप्लाई। तो जब लेबर सप्लाई बढ़ गई तो उस वजह से क्या हुआ, लेबर चीप हो गया, और इंटरनेशनल मार्केट में जब आपकी कमोडिटी चीप हो जाएगी, आपका प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, तो वो उस कंट्री के लिए अनफेवरेबल होगा। तो इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन अनफेवरेबल हो गई कंट्री ए के लिए। अभी क्लियर है डायग्राम? नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। तो यही सेम डायग्राम ही हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स पे भी, क्योंकि दोनों चीजें मैंने साइड बाय साइड आपको एक साथ ही एक्सप्लेन कर दी हैं। कि अगर हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 पॉइंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर तकनीकों में अंतर आता है तो क्या डिफरेंस पड़ेगा। अभी हमने से पहले लेबर और कैपिटल की हम बात कर रहे थे, तो हमने लेबर का केस देखा था। यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर तकनीकी विकास होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब टेक्निकल प्रोग्रेस होती है एक्सपोर्टेबल गुड में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड को वर्जन करेगा, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को अनफेवरेबल करेगा। लेकिन अगर टेक्निकल प्रोग्रेस इंपोर्टेबल गुड में होगी तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए फेवरेबल होगा। क्यों मैं ये बात कहती हूँ उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन उसको पहले लिख लीजिए कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस या तकनीकी विकास एक्सपोर्टेबल गुड्स में हो रहा है, निर्यात वाली वस्तु में हो रहा है,
तो ये क्या है, अनफेवरेबल होगा किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक, और अगर मैं कह रही हूँ कि टेक्निकल प्रोग्रेस इंपोर्टेबल आइटम्स में होगा, आयात करने वाली वस्तुओं में होगा, तो ये क्या होगा, फेवरेबल होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए। ऐसे आप लोग शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना के लिख लिया करिए, क्योंकि वाइवा में आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है केस देकर, तो आपको ध्यान रहेगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको बस आप कोरिलेट करिए पिछले वाले अपने स्टेटमेंट से, जो आपने अभी इससे जस्ट पहले का पॉइंट पढ़ा है। क्योंकि जैसे ही आप कह रहे हो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है एक्सपोर्टेबल आइटम्स के लिए, तो जैसे ही आपकी टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस होते ही क्या होगा, जो कमोडिटी का प्राइस है वो आपका डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि अगर अगर आप देखिए कि जो आपका वैसे कपड़े होते हैं जिसमें आपके हाथ से बुनाई होती है या कढ़ाई हाथ से होती है, तो वो आपके कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, जो हस्तकला वाले आपके कपड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो कि उसी की अगर आपने मशीन से कर रखी है कोई चीज, तो या प्रिंटेड फॉर्म में होती है, तो वो आपका कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो जहां पे मशीन आ जाती है वहां पे क्योंकि आप ज्यादा लेबर लगा सकते हैं, ज्यादा लेबर लगा के आपका क्या होता है, कम टाइम में आपका काम जल्दी हो जाता है, तो वहां पे आपकी कॉस्ट डिक्लाइन करने लग जाती है। और जब कॉस्ट डिक्लाइन करती है तो प्राइस आपके सस्ते हो जाते हैं। तो जैसे ही प्राइस सस्ता होगा वैसे ही एक्सपोर्टेबल आइटम का क्या होगी, वैल्यू इंटरनेशनली डिक्लाइन करेगी। ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कंट्री ए क्या है आपकी, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, वहां पे अगर आप कह रहे हो कि कोई ऐसी टेक्निक आती है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इमर्ज होती है अगर, तो क्या होगा, तो जो क्लॉथ होगा वो पहले से चीप हो जाएगा, जो हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया था। कि अगर मैं कह रही थी कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी में अगर लेबर की सप्लाई बढ़ गई तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इसका प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। वैसे ही अगर हम कह रहे हैं कि कोई लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर आ गई कंट्री ए में, तो क्या होगा कि इसका प्राइस डिक्लाइन कर जाएगा, और जब ये चीप हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको लिमिटेड स्टील के बदले में ज्यादा क्लोथ्स अपने देने पड़ेंगे। तो वहां पे जब सस्ता हो रहा है इंटरनेशनली आपकी कमोडिटी, तो वो क्या होती है आपके लिए, हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि आपको हार्म होगा, क्योंकि आप निर्यात रहे हो अपनी चीज को सस्ते दाम पर। लेकिन अगर यही चीज आपके साथ इम्पोर्टेबल कमोडिटी में हो, तो क्या होता है कि अब आपके पास, अगर आपने जो कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको ऐसी कोई टेक्निक इमर्ज कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेबल कमोडिटी के लिए है, तो वो आपकी इकोनॉमी में ही सस्ती बननी शुरू हो जाएगी। तो जब आपको अपनी टेरिटरी में ही सस्ता मिल रहा है, तो आप बाहर की चीजों से, बाहर के देशों से उसको हायर प्राइस पे नहीं इंपोर्ट करोगे। तो जब इकोनॉमी में इंपोर्ट कम हो जाएगा पहले से, हम मांग नहीं करेंगे बाहर की कमोडिटी का, तो क्या होगा कि हम अपने डोमेस्टिक वाले को ही मांग को बढ़ाएंगे। तो ये इकोनॉमी के लिए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी। इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन हमने स्टार्टिंग में लिखी है कि टेक्निकल प्रोग्रेस अगर इम्पोर्टेबल कमोडिटी के लिए होती है, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए फेवरेबल क्यों है, क्योंकि हम फिर अपनी इकोनॉमी से ही उसको खरीदना शुरू करते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए डिमांड बढ़ती है, क्योंकि टेक्निकल प्रोग्रेस हमेशा क्या करेगा, कमोडिटी को सस्ता करेगा। ठीक है, इसलिए टेक्निकल प्रोग्रेस इंपोर्टेबल आइटम में होगी तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए फेवरेबल होगी। लेकिन अगर टेक्निकल प्रोग्रेस एक्सपोर्टेबल आइटम के लिए हो गई, तो क्या हो जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे इसको, एक्सपोर्टेबल आइटम के लिए आप करते हो, तो ये आपका पहले से सस्ता कर देगा दाम को, और जब आप इंटरनेशनली उसको एक्सचेंज करोगे, तो आपको अपने गुड के लिए जो एक्सचेंज कर रहे हो फॉरेन रिजर्व्स पहले से कम मिलेंगे, तो ये इकोनॉमी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी। तो क्योंकि आपको यही दिखाना है कि ये आपकी कंट्री के लिए क्या है, अनफेवरेबल है, तो आपका सेम यही डायग्राम इसमें भी बनेगा कि यहाँ पे आपने क्या दिखाया था कि ए से जब हम ए डैश पे आए थे, तो क्या हो रहा था यहाँ पर कि हमारी जो कमोडिटी थी एक्सपोर्टेबल आइटम पहले से क्या हो रहा था, सस्ता हो रहा था। ठीक, तो वही चीज आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपका आइटम पहले से सस्ता हो रहा है, जो आपकी कमोडिटी है पहले से सस्ती हो जाएगी, तो ये आपकी डोमेस्टिक डिमांड इसकी बढ़ेगी, तो इसलिए ये आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और इकोनॉमी के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक, लास्ट एक पॉइंट आपका आता है डिवैल्यूएशन का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब आपका क्या होता है कि जब गवर्नमेंट इस तरीके की, ये आपका शॉर्ट टर्म का टूल होता है, पहले समझ लीजिए। इसकी पूरी थ्योरी है हमारी थर्ड यूनिट में, तब हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे डिवैल्यूएशन के बारे में, अवमूल्यन के बारे में। बट अभी जो हमें समझना है, बस इतना समझना है डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है।
डिवैल्यूएशन एक टूल है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, और इसको अप्लाई करके क्या किया जाता है कि एक्सपोर्ट्स को सस्ता करते हैं, इंपोर्ट को महंगा करते हैं। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस आता है, जब डिस्टर्बेंस होते हैं, तो गवर्नमेंट इस टूल को अप्लाई करती है ताकि एक्सपोर्ट्स क्या हो जाए, चीप हो जाए, सस्ते हो जाए, और इंपोर्ट आपके महंगे हो जाए। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इंपोर्ट को महंगा करके वो क्या करना चाहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना चाहती है, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो लोग कम डिमांड करेंगे। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि हम एक्सपोर्ट को सस्ता कर रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो इसका इम्पैक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या पड़ेगा, फेवर में जाएगा या अनफेवरेबल होगा? एक्सपोर्ट्स अगर सस्ते होंगे तो ये फेवरेबल होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए। अनफेवरेबल होगा ना। आप अपनी चीज किसी को अगर बेच रहे हो, आप ये तो नहीं चाहोगे कि कम से कम दाम पे आप बेचो। तो अगर आपको कम से कम दाम पे बेचना पड़ रहा है तो मतलब ये आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक, तो डिवैल्यूएशन अभी के लिए आप बस इसको नोट कर लीजिए कि डिवैल्यूएशन टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए क्या होती है, अनफेवरेबल होती है। जिस कंट्री में डिवैल्यूएशन हो रहा है उसका आपका क्या होगा, उसके लिए अनफेवरेबल है। इस पॉइंट को मैं जब डिवैल्यूएशन पढ़ाऊंगी तब आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी ना आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है ना आपने एक्सचेंज रेट पढ़ा है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बाद अभी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, तब मैं फिर वहां डिवैल्यूएशन जब स्टार्ट करूंगी तब आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पे जब आप लिखोगे तो वहां पे लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, कि ये अनफेवरेबल होगा। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब जो आपने अभी तक फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में आपने जो भी पढ़ा है उसी को आपको कंक्लूड करके बस इसको यहाँ पे लिखना है कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट में जितनी भी आपने थ्योरीज पढ़ी, हम उसमें बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे थे कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है, ट्रेड से फायदा हो क्या रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड, ठीक है, जब एटॉर्की की कंडीशन थी, जब आपस में दो कंट्रीज ट्रेड नहीं कर रही थी, तब क्या टोटल वेल्थ थी, और ट्रेड करने के बाद टोटल वेल्थ क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो हम क्या कह सकते हैं कि व्यापार से लाभ होता है, ट्रेड से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जब हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड पढ़ते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। एक हम पढ़ते हैं जितनी हमने फर्स्ट यूनिट में थ्योरीज पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, जो हमारी पारंपरिक जो हमारी वो थी थ्योरीज थी, हम उनकी बात करते हैं। और दूसरी है आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल में आपने क्या पढ़ा, एडम स्मिथ को पढ़ा, ठीक है, रिकार्डो को पढ़ा, एंड मिल को पढ़ा। जब आप मॉडर्न अप्रोच की बात करते हो तो ये कंसेप्ट आपका दिया था फिंडले शिराज ने। फिंडले शिराज। ठीक, तो जब आप एडम स्मिथ की बात कर रहे हो तो एडम स्मिथ ने, जैसे ही आप एडम स्मिथ का नाम लेते हो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विशिष्टीकरण और श्रम का विभाजन। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इन दोनों के चलते क्या होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन इनहेंस होगा। तो इकोनॉमी में जितना भी उत्पादन हो रहा था वो पहले से बढ़ जाएगा विशिष्टीकरण और विभाजन के कारण, और उसको लेकर क्या होगा, गेन्स फ्रॉम ट्रेड होगा। तो एडम स्मिथ ने गेन्स फ्रॉम ट्रेड को कैसे डिफाइन किया, थ्रू स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। वापस हम थ्योरी पे नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। रिकार्डो की बात करें तो रिकार्डो ने क्या डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री सेलेक्ट्स द एरिया वेयर इट कैन मैक्सिमाइज द कंपैरेटिव एडवांटेज एंड मिनिमाइज द कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। कि इकोनॉमी क्या करती है, अपने एरिया को सिलेक्ट करती है, उस क्षेत्र को डिफाइन करती है जहां पर क्या होता है कि उसको सबसे ज्यादा तुलनात्मक लाभ पहुंचता है,
तो उसको सेलेक्ट कर लेती है और उसको चूज करती है जहां पे उसका तुलनात्मक लाभ मैक्सिमम होगा और जहां पर तुलनात्मक हानि कम से कम होगी। तो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जहां मिनिमाइज हो सकता है और कंपैरेटिव एडवांटेज जहां मैक्सिमाइज हो सकता है, उस पॉइंट को सेलेक्ट करके क्या होता है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड अचीव किया जाता है, जो कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया। मिल ने क्या किया, रेसिप्रोकल डिमांड और ऑफर कर्व एनालिसिस के थ्रू क्या किया, टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन किया और टर्म्स ऑफ ट्रेड फर्दर क्या करेगी, गेन्स फ्रॉम ट्रेड को डिटरमाइन करेगी। तो ये 3 आप पढ़ चुके हैं। तो आप जब आंसर लिखोगे अगर आता है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी आपको, एडम स्मिथ से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, कि तीनों की थ्योरी का थोड़ा थोड़ा आपको क्रंच लिखना पड़ेगा कि तीनों के अकॉर्डिंग गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहाँ से डिसाइड हो रहा था। जब आप मॉडर्न अप्रोच पे आते हो, तो मॉडर्न अप्रोच फिनले शराज ने जो दी थी, तो इन्होंने गेन्स फ्रॉम ट्रेड को क्या किया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। तो वो 2 पार्ट्स आपके क्या है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिसाइड होता है गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन से, विशिष्टीकरण से, एंड गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेशलाइजेशन का पॉइंट है और एक आपका एक्सचेंज का पॉइंट है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो इसको हमें डायग्राम से देखना है कि कैसे हम इसको अंतर करते हैं। तो जब स्पेशलाइजेशन होता है तो प्रोडक्शन का पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, ये आपका थ्योरी का स्टार्टिंग है। इस पॉइंट की जो आपकी नींव है वो आपकी क्या है कि जब स्पेशलाइजेशन कोई कंट्री करेगी तो उसका प्रोडक्शन का पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि वो अपने स्पेशलाइज्ड एरिया को फोकस कर लेगी, टारगेट कर लेगी और उसमें अपने रिसोर्सेज को लगाएगी और उसका स्पेशलाइजेशन पहले से मतलब उसका प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज करेगा। लेकिन जब एक्सचेंज होगा तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन का पॉइंट चेंज नहीं होगा। जो उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो उसी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ क्या करेगी, दूसरी इकोनॉमी के साथ एक्सचेंज करेगी। तो ये बेसिक पॉइंट है कि स्पेशलाइजेशन के केस में प्रोडक्शन पॉइंट चेंज होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन पॉइंट चेंज नहीं होगा। एग्जिस्टिंग जो है उसका रिसोर्सेज उसी में क्या करेगी, डील करेगी, उत्पादन का बिंदु चेंज नहीं होगा। एक्सचेंज वाले फॉर्म में, स्पेशलाइजेशन में प्रोडक्शन का पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इसको अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। यह आपका क्या है, एक्स एक्सिस में एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे आपकी वाई कमोडिटी है। ठीक है, आपका एक पीसी हमने लिया जिसको हम कह रहे हैं ए डैश। तो इस जो आपका पीपीटी है, इसको देख के आप क्या कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है इसका स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, एक्स कमोडिटी में या वाई कमोडिटी में। इस पीपीसी को देखकर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखकर आप बता सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन किस में होगा, एक्स गुड या वाई गुड। एक्स गुड में, क्योंकि इसको ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एक्स गुड को। ठीक है, तो इनिशियली क्या है कि जो इकोनॉमी है वो पॉइंट यहाँ पर डील कर रही है, पॉइंट ई है यहाँ। प्रोडक्शन का पॉइंट आप कैसे दिखाएंगे, जब आप यहाँ पे टेंजेंसी दिखाएंगे इस लाइन की। तो P0 क्या है, प्राइस लाइन है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन। तो जहां पे प्राइस लाइन पीपीसी को टच करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रोडक्शन का पॉइंट। उत्पादन का बिंदु कहाँ मिलेगा, जहां पर कीमत रेखा टच करेगी पीपीसी को। तो पॉइंट ई आपका क्या है, प्रोडक्शन का पॉइंट। और यहाँ पे आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी टेंजेंट है, जिसको हम यहाँ पर I1 नाम दे रहे हैं। तो मतलब आपका कंजम्पशन का पॉइंट भी यही है। तो जहां पर कीमत रेखा और अनधिमान वक्र का टेंडेंसी होगी कंजम्पशन पॉइंट को दिखाएगा, जहां पर कीमत रेखा और पीपीसी की टेंडेंसी होगी वो उत्पादन को दिखाएगा। तो मतलब इस पॉइंट पे प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट आपके पॉइंट ई पर हैं। तो ये हमारी बिफोर ट्रेड की कंडीशन है। तो बिफोर ट्रेड की कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ई पे सिचुएटेड है, जहां पे P0 डोमेस्टिक प्राइस लाइन को दिखा रहा है। अब आपको पता है कि एक्स कमोडिटी में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। तो जब स्पेशलाइजेशन होगा तो प्रोडक्शन का पॉइंट चेंज होगा और हम किस तरफ मूव करेंगे, कहीं पे भी मूव करेंगे पॉइंट ई से इधर की तरफ हम आएंगे, राइट साइड। ठीक, क्योंकि हमको क्या करना है,
अपना दिखाना है प्रोडक्शन का इंक्रीज, कि मान लीजिए बिफोर ट्रेड अगर हम एक्स कमोडिटी का ओ एक्स जीरो प्रोड्यूस कर रहे थे और अब इकोनॉमी ने स्पेशलाइजेशन किया एक्स कमोडिटी में, तो वो कितना भी बढ़ाएगी इस एक्स जीरो के राइट साइड ही लाया करेगी। तो यहाँ लाया करने के लिए हमें कोई पॉइंट कहाँ चाहिए, ई के इस तरफ ही हमारा कोई पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ई के लेफ्ट साइड अगर हम गए तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, एक्स जीरो से कम हो जाएगा, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ट्रेड के बाद इफ सपोज कि हम पहुंचे पॉइंट क्यू पर, नई जो प्राइस लाइन है ये आपकी नई प्राइस लाइन P1 जो पॉइंट क्यू पर टेंजेंट कर रही है पीपीसी को, तो ये आपका नया उत्पादन का बिंदु पॉइंट क्यू। और इस नई लाइन पे आप कह रहे हैं कि जो नया इंडिफरेंस कर्व है वो आपका मान लीजिए ये I2, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया, कुछ भी नाम दीजिए इसको, पॉइंट एम, ये आपका पॉइंट क्यू। तो आपको क्या मिल गया, उत्पादन का बिंदु भी और उपभोग का बिंदु भी। उत्पादन कहाँ हो रहा है, पॉइंट क्यू पे, उपभोग कहाँ हो रहा है, पॉइंट एम पर। जब आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जो हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया था, गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के बाद इकोनॉमी पॉइंट ई से पॉइंट क्यू पर स्विच हो जा रही है और नया कंजम्पशन का पॉइंट हो गया, पॉइंट एम हो गया। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो उत्पादन कितना हो रहा है, OX1, OX1, ठीक है, क्योंकि पॉइंट क्यू आपका क्या है, उत्पादन का बिंदु। तो नया उत्पादन का पॉइंट है OX1 और उपभोग कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना आप कर रहे हैं, पॉइंट एम को आप नीचे लेकर आएंगे, मान लीजिए ये पॉइंट आपका X2, ठीक। तो यहाँ इकोनॉमी आपकी क्या दिखा रही है कि प्रोडक्शन OX2 है, सॉरी OX1 है, और उत्पादन जो आपका उपभोग है वो कितना है, OX2। तो प्रोड्यूस ज्यादा कर रही है, कंज्यूम कम कर रही है। दैट मीन्स कि ये जो आपका बचा हुआ हिस्सा है X2 से X1, ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा है या फिर डेफिसिट में है ये हिस्सा, X1 X2 क्या है, एक्स्ट्रा। तो जो आपका एक्स्ट्रा होगा उसको क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। भी अब आप लोगों की क्लास ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में, तो नेक्स्ट क्लास हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न अप्रोच से फिनोशरास की छोटा सा कंसेप्ट है, इसको डिस्कस करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट पर स्विच करेंगे, जहाँ पे हम दूसरे कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, अभी तक कोई डाउट है इसमें? ये फिर 20 सेकेंड्स ही बचे हैं, तो उसको जल्दबाजी में खत्म करने का कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगी। थैंक यू क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा जो आपको डाउट होंगे तो। अभी श्रीकांत प्रॉपरली समझ में आएगा आपको नेक्स्ट क्लास में।